हेलो बच्चों, कैसे हो? और परसेंटेज कंपोजिशन आज का हमारा टॉपिक है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये जो वीडियोस की प्लेलिस्ट चल रही है फर्स्ट चैप्टर की, ये उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10 से प्लस वन में मूव किए हैं और चाहते हैं हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना। और अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमन और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर और टीचर टीचर नहीं टीचर चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, पहले एक बार रिवाइज करवाना चाहता हूँ। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट, यानी कि मोल, व्हाट इज़ मोल, मोल क्या होता है, मोल की वैल्यू क्या है, और मोलर मास क्या होता है, और मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप डिटेल में देखना चाहते हैं वो वीडियो, प्लीज़ जाके उसको देखो, तब इस वीडियो पे आओ, तभी हर एक चीज़ तुम्हें समझ आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन और किस तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज जो कंपोजिशन टॉपिक है, उसको मैं थ्योरी ना पढ़ाते हुए मैं आपको कैलकुलेशन से बताऊंगा कि परसेंटेज कंपोजिशन का टॉपिक क्या कहता है। उसके बाद हम एक बार थ्योरी पढ़ेंगे ताकि हमारा एनसीईआरटी भी कवर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉपी और पेन लेते हैं और समझते हैं परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। उससे पहले मैं एक बार मोल को बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मोल और मोलर मास एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपको एक बार फ्रेश अप हो जाओ कि भाई पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। मोल एक यूनिट है और आप कह सकते हो एक कांस्टेंट है। जिस तरीके से एक दर्जन का मतलब होता है 12 यूनिट्स, इसी तरीके से 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 यूनिट्स। और मोलर मास क्या होता है? एक एटम का मास आप एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हो, एक मॉलिक्यूल का मास एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हो। बट वही एक एटम को हम 1 मोल एटम ले लें और उसका मास निकालें तो उसको मोलर मास कहोगे। उसी एक मॉलिक्यूल का अगर मैं 1 मोल मॉलिक्यूल ले लूँ और मास निकालूँ तो उसको आप मोलर मास कहोगे। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में डिफरेंस होता है। एटॉमिक मास यूनिट में मेजर किया जाता है, यूनिफाइड यूनिट में मेजर किया जाता है। बट जो हमारा मोलर मास है वो ग्राम्स में मेजर किया जाता है। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको कि किस तरीके से एटॉमिक मास और मोलर मास मॉलिक्यूलर मास को आप कन्वर्ट कर सकते हो मोलर मास में। ये सब कुछ जानने के लिए आप पिछला वीडियो ज़रूर से देख के आइए। अब स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। एक एग्जांपल से समझेंगे, तुम्हें हर एक चीज़ समझ आएगी। डिटेल में एकदम हद बेसिक से पढ़ाऊँगा तुमको। और बिल्कुल जेठालाल की तरह अगर मैं कहूँ कि जेठालाल जिस तरीके से हर एक चीज़ सिंप्लीफाइड वे में कहता है, जैसे तारक और ये सब जो हमारे भिड़े हैं और अय्यर है, ये हर चीज़ कॉम्प्लेक्स करते हैं, पर जेठालाल एकदम सिंप्लीफाई करके हर एक चीज़ समझा देता है बबीता जी को, वैसे ही मैं आपको समझाने वाला हूँ। बट यू आर नॉट अ बबीता जी, बट आई विल ट्राई टू इम्प्रेस यू टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स ईजी। सो स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी की बकैती हो गई है, अब हमारा परसेंटेज कंपोजिशन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट 51 सेकंड के बाद स्टार्ट होता है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। कई बच्चे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि 2:03 पे 3 मिनट पे आपका लेक्चर स्टार्ट हुआ। समय बचाने के लिए 3 मिनट पे लेक्चर देखना शुरू करें। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। बी सीरियस। फॉर एग्जांपल, परसेंटेज कंपोजिशन पहले अप्लाई कहाँ होता है? जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा H2O एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर अप्लाई होगा परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन को आप मास परसेंटेज भी कहते हो, मास परसेंटेज कंपोजिशन भी कहते हो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं कहूँ, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल दे रखा है, तो मैं पूछूं बताओ परसेंटेज कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इस वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितना परसेंट है। इसी तरीके से मैं पूछ लूँ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है। तो इसका आंसर आप किस तरीके से दोगे? तो जो हमारा परसेंटेज कंपोजिशन है उसका एक फार्मूला बनता है कि मास ऑफ दैट एलिमेंट इन ए कंपाउंड, जगह नहीं बची, कंपाउंड, यानी कि जिस एलिमेंट का आप परसेंटेज निकालना चाहते हो उसका मास ऊपर लिख देना है आपने, उस कंपाउंड में जितना भी है, और अपॉन मोलर मास, मोलर MOLAR मास, यानी कि टोटल मास। ये हमारा फॉर्मूला है। अब तुम्हें अगर ये फॉर्मूला नहीं समझ आया, अभी आएगा समझ, देखो। मैंने क्या बोला, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, हाइड्रोजन का मास ऊपर लिखूंगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। हाइड्रोजन का मास होता है 1, बट हाइड्रोजन दिख कितने रहे हैं, 2, तो मैं लिख दिया। और पूरे H2O का मास कितना होता है, मैंने आपको बताया था मोलर मास लिखना है ग्राम्स के अंदर, तो H2O का मास बताया था, ये 2 हो गया और ये 16, 16 और 2 18 ग्राम्स, और यहाँ पे आ जाएगा 18, और मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 100 के साथ मल्टीप्लाई।
तो ये हो गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो एक वैल्यू आएगी फर्स्ट। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, एक ही ऑक्सीजन है और मास कितना होता है 16, और टोटल मास ऑफ H2 कितना है 18 और मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन और परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हमारा ऑक्सीजन, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 2/18 मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये आ जाएगा 16/18 मल्टीप्लाइड बाय 100। टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है उसका 11.18% आएगा, और जो हमारा ऑक्सीजन है उसका 88.79% हमारा आंसर आएगा। यानी कि H2 के मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन है वो 11% है और जो ऑक्सीजन है वो 88% है। आप कहोगे सर एक मेरा क्वेश्चन उठ रहा है कि आप देखो H2 के अंदर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तब भी परसेंटेज हाइड्रोजन की कम क्यों आई है? क्योंकि ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है। हाइड्रोजन अगर का मास 1 है तो ऑक्सीजन का मास उससे 16 गुना ज़्यादा है, इसीलिए परसेंटेज ऑक्सीजन की ज़्यादा कहलाएगी। इसीलिए हम इसको मास परसेंटेज भी कहते हैं, क्योंकि जिसका ज़्यादा मास उतना ही उसका परसेंटेज होता है। एक एग्जांपल से समझ आया, दूसरा एग्जांपल करवाऊँगा और ज़्यादा समझ आएगा तुमको, देखिए कैसे। हमने ले लिया CH4 मीथेन। अब मैंने बोला कि मास परसेंटेज या परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन, यानी कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन कितना होगा मीथेन के अंदर। इसी तरीके से बोला परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन मीथेन के अंदर कितना होगा। सिंपल सा आपको पता है कि जिसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है उसका मास, तो इसके अंदर कार्बन कितना है, एक ही है, तो कार्बन का मास कितना होता है 12 मल्टीप्लाई कार्बन है कितने 1 अपॉन में इसका टोटल मास कितना होता है कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन का हो गया 12 और हाइड्रोजन एक मास इसका एक होता है पर है कितने 4, तो 1 × 4 = 4, यानी कि ये टोटल मास आ जाएगा 16 ग्राम अपॉन में 16 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन का मास देखिए, कम परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो हाइड्रोजन देखो 4 है और इसका मास कितना होता है 1, तो 1 × 4 अपॉन में 16 ग्राम। अब देखो ये बन जाएगा 12 अपॉन में 16 और मल्टीप्लाई 100 करना मत भूलना, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये बन गया 12 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई 100, और ये बन गया 4 मल्टीप्लाई 100, और ये इधर हमारा 16। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो हमारा हाइड्रोजन की परसेंटेज जो आएगी वो आएगी 13.13%, और जो हमारी कार्बन की परसेंटेज आएगी वो आएगी 34.73%। आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ी सी जगह हमारी कम पड़ गई, प्लॉट हमारा कम पड़ गया। ठीक है, तो आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने आ गया। अब एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ H2SO4, इसके अंदर हाइड्रोजन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताओ, सल्फर की परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताओ, ऑक्सीजन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताओ। आपने कमेंट्स में सबकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखना है। कैसे, हाइड्रोजन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने के लिए आपने क्या करना है, हाइड्रोजन का मास ऊपर और टोटल मास होता है इसका 98, उसको नीचे लिखना मल्टीप्लाई 100। इसी तरीके से सल्फर का टोटल मास अपॉन में टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल, उसको लिख के फिर मल्टीप्लाई 100, सेम एज फॉर ऑक्सीजन करके आप कमेंट्स में बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है। आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन का टॉपिक हो गया फिनिश। बस इतना ही था परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको समझना। इसी तरीके से अब एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम देखने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ा देता हूँ जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन में बताई गई है। तो चलिए अब थ्योरी पढ़ लेते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन की। देखिए परसेंटेज कंपोजिशन, सो फार वी वर डीलिंग विद नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन ए गिवन सैंपल, बट मैनी अ टाइम द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज रिक्वायर्ड। यानी कि ये कह रहा है अभी तक जो मोल हम पढ़ रहे थे वो गिन रहे थे कि भाई नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कोई भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना है, यानी कि गिन रहे थे हम। बट कई बार क्या होता है किसी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी पड़ती है, जैसे H2 के अंदर हाइड्रोजन कितना है, H2 के अंदर ऑक्सीजन कितना है, वो निकालनी हो तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। सपोज एन अननोन और न्यू कंपाउंड इज गिवन टू यू, द फर्स्ट क्वेश्चन यू वुड आस्क इज what is its formula or what are its constituents and in what ratio are they present in a given compound। यानी कि अगर तुम्हें कोई नया कंपाउंड या कोई भी नया आपको सैंपल दिया जाएगा तो उसको दो चार चीज़ें पूछोगे कि भाई इसका फार्मूला क्या है, इसके अंदर जो एंटिटीज़ या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो कितने परसेंटेज में प्रेजेंट हैं, ये सारी चीज़ें आप पूछते हो। For known compound also, such information provide a check whether the given sample contains the same percentage of element as is
प्रेजेंट इन ए प्योर सैंपल। यानी कि अगर कोई कंपाउंड दे दिया गया और तुम्हें पहले से पता है कि ये कौन से कंपाउंड है, जैसे H2O दिया गया और तुम्हें पता है, पहले से पता है ये H2 है, तो चेक करने में भी हेल्प होती है कि भाई H2 के ये H2O सही दिया है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है H2O किस रेशो में है, 2:1 में है, यानी कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 3 है। और परसेंटेज कंपोजिशन से भी पता है कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमारे H2O के अंदर 11% है और जो हमारा ऑक्सीजन है वो 88.79% है, अभी हमने कैलकुलेट किया था। whether the given sample is pure or not, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन अदर वर्ड्स वन कैन चेक द प्योरिटी ऑफ ए गिवन सैंपल बाय एनालाइजिंग दिस। और कोई प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड चेक करना चाहता है तो उसको एनालाइज करना पड़ेगा उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए। लेट अस अंडरस्टैंड बाय टेकिंग द एग्जांपल। अब वही एग्जांपल जो मैंने आपको बताया वही पूछेगा कि भाई H2 है तो H2 के अंदर हाइड्रोजन कितना है, तो मैंने तरीका बता दिया निकालने का। H2 के अंदर ऑक्सीजन कैसे निकालो, परसेंटेज निकालोगे, तो वो भी मैंने तरीका बता दिया। ये रहा फार्मूला, इस फार्मूले को लिख लीजिए बिकॉज ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके नोट्स में जरूर से ऐड होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, यही एग्जांपल मैंने करवाए आपको, उसके बाद मैंने मीथेन वाला एग्जांपल करवाया यहाँ से, और ये आपका जो हमारा एग्जांपल है वो ख़त्म होता है। उसके बाद आ जाइए हम देखते हैं एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। देखिए इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एन एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। यानी कि ये कह रहा है किसी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसका होल नंबर रेशो ही एम्पेरिकल फार्मूला होता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है किसी कंपाउंड के अंदर। नहीं समझ आया, अब एग्जाम्पल से बताऊंगा तो तुम्हें हर एक चीज़ अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कॉपी पे लिखता हूँ C6H12O6। मैं कहूँगा अच्छा बच्चों बताओ कि ये है क्या, तो आप बोलोगे सर ये तो ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला है, हाँ जी सर ग्लूकोज का फार्मूला है। बट मैं कहूँगा ये बताओ कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है या एम्पेरिकल फार्मूला है। तो आप कहोगे सर हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जिसके अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताए किसी कंपाउंड के अंदर। तो ये पूरा एक कंपाउंड है, इसके अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बता रखे हैं, यानी कि सर ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला नहीं है। तो मैंने पूछा आपसे कि इसको एम्पेरिकल फार्मूला बनाना हो तो क्या करेंगे? तो आपने एम्पेरिकल फार्मूला में अभी पढ़ा कि किसी भी मॉलिक्यूल का सिंपल होल नंबर रेशियो मतलब बचपन में मैंने बताया, अब आपने सीखा होगा कि 5 और 10 लिखा हुआ है। इसको सिंपल होल नंबर में रेशियो में कन्वर्ट करो, यानी कि स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो आप क्या करोगे, इसको 1 कर दोगे, 1:2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसको काट के छोटा कर दोगे। इसी तरीके से इस फार्मूले को सिंपल होल नंबर रेशियो में करना होगा, तो मैं इन सभी को 6 से डिवाइड कर दूंगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो ये क्या बन जाएगा, CH2O। ये हो गया ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला, यानी कि ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज ए एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। बात समझ आई? हाँ जी सर समझ आ गई कि कोई भी फार्मूला दे रखा है, अगर उसके अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स दिखा रखे हैं तो वो क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट उसी एटम्स को सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे जिस तरीके से आपने किया, उसको एम्पेरिकल फार्मूला कहेंगे, ठीक है। सर एक और एग्जांपल से समझा देते तो मज़ा आ जाता। चलिए देखिए H2O। H2O के अंदर पता है 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। हाँ जी सर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, यानी कि तो ये तो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। सर इसको एम्पेरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करना होगा। चलिए देखते हैं एम्पेरिकल फार्मूला में कन्वर्ट होगा कि नहीं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। 2 और 1 को और फर्दर कट कर सकते हो, सिंपल होल नंबर रेशियो में, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। नहीं सर नहीं कर सकते। यानी कि कुछ केसेस में जो कंपाउंड होगा उसका जो फार्मूला लिखा हुआ वो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा और एम्पेरिकल फार्मूला भी होगा, क्योंकि इसको और फर्दर काट नहीं सकते। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला ये सेम है, यानी कि यही है। इसी तरीके से Fe3O2, Fe3O2 के लिए ये तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता है बचपन से, Fe3O2 होता है। बट इसको मैं कट भी नहीं कर सकता, 3:2 को कट नहीं कर सकते थे, यानी कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी है। यानी कि कुछ कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होते हैं, और कुछ कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला डिफरेंट भी होते हैं। और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ये भी मैंने बता दिया। बट कभी कभी क्या होगा कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी नहीं दिया रहेगा और एम्पेरिकल फार्मूला भी नहीं दिया रहेगा, और पूछेगा कि निकालो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला।
तो उसको आप कैसे निकालोगे, उसका मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ और यही है इस टॉपिक का मकसद कि आपको विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन देंगे बस इसके रिगार्डिंग नहीं देंगे, इस एलिमेंट्स की परसेंटेज दे देंगे या कुछ ऐसी चीज़ें देंगे जो डायरेक्ट नहीं बता रही होगी एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसको यूज़ करके हम कैलकुलेट करना सीखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आपको समझ आ गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। If the mass percentage of various elements present in a compound is known, it is empirical formula can be determined। यानी कि क्या कह रहा है कि अगर मास परसेंटेज किसी का कंपाउंड का दे रखा है, एलिमेंट का दे रखा है, जैसे H2O है, तो H2O है हमारा, तो हाइड्रोजन का मास परसेंटेज दे रखा है और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज हमें दे रखा हो, तो हम उससे एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लेंगे, ये कहने की ये कोशिश कर रहा है। ठीक है जी। अभी कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करवाऊंगा, सब समझ आएगा। मोलिकुलर फार्मूला कैन बी फर्दर बी ऑब्टेन्ड इफ द मोलर मास इज नोन। और कह रहा है ये क्या, कि अगर आपने किसी का एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लिया, तो अब उसका अगर हमें मोलर मास उस मॉलिक्यूल का पता रहे, तो हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल लेंगे। द फॉलोइंग एग्जांपल इज इलस्ट्रेटेड दिस सीक्वेंस। यानी कि अब वो बोल रहा है कि ये एग्जांपल देख के तुम समझ लो। एग्जांपल देखते हैं तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये कह रहा है भाई कि मैंने हाइड्रोजन आपको दे रखा है, ये देखिए मैंने आपको हाइड्रोजन इतना परसेंट दे रखा है, कार्बन इतना परसेंट दे रखा है, क्लोरीन इतना परसेंट दे रखा है, और इन तीनों को मिला के जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका मोलर मास दे रखा है 98.96 ग्राम। अब आपने बताना है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। ठीक है, बस यही है हमारा क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने की दो तरीके हैं, या आप इस लंबे मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ये मेथड भी आपको सिखाऊंगा, ये देखिए कितना लंबा मेथड है, और एग्जाम में आप यही मेथड फॉलो करोगे, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं अप्लाई करोगे। बट आप कई बार शॉर्ट ट्रिक्स लर्न करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने इस मेथड से सॉल्व किया, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक लगा के देख लो कि आपका मेथड सही है या नहीं सही है। तो चलिए पहले इस वाले मेथड्स को देखते हैं कि आप किस तरीके से एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या दे रखा है, हाइड्रोजन की परसेंटेज दे रखी है, उसके बाद कार्बन की परसेंटेज दे रखी है, और हमें क्लोरीन की परसेंटेज दे रखी है। यानी कि हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो कंपाउंड बनेगा ये कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बनेगा। और इसका मोलर मास दे रखा है। मोलर मास क्या है, इस मॉलिक्यूल का मोलर मास, यानी कि ये मॉलिक्यूल एक नहीं है, ए 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए इसका मोलर मास 98.96 ग्राम है। अब बोल रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा याद रखिए कि आप पहले एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। ठीक है सर, समझ आ गया। पहला स्टेप क्या होगा, हमेशा आप याद रखिए कि जब भी कोई परसेंटेज दे रखी है, जैसे इस तरीके से परसेंटेज दे रखी है, तो आपको पता है कभी भी कोई परसेंटेज हम निकालते हैं तो वो 100 में से होता है। यानी कि इसको आप जोड़ो तो 100 ही बनेगा। यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 100% में से हाइड्रोजन 4% है, 100% में से जो कार्बन है वो 24.27% है, और 100% में से जो क्लोरीन है वो 71.65% है। ये मैं बोल सकता हूँ, हाँ जी सर बोल सकते हैं। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 100% को 100 ग्राम मान लो, इस 4% को 4 ग्राम मान लो, इस 24% को 24 ग्राम मान लो, और 71% को 71.65 ग्राम मान लो। ये आप मान सकते हो, हाँ जी मान सकते हैं, यही यहाँ पे बोल रहा है, ये आप मान सकते हो। क्या है कि ये कह रहा है कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज टू ग्राम, यानी कि पहला स्टेप क्या करना है, आपने जितनी भी मास परसेंटेज दे रखे हैं उनको ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है जी, कैसे करेंगे, सिंस वी हैव having mass percentage, it is convenient to use 100 grams of the compound as the starting material, thus in the 100 sample of, यानी कि वही चीज़ बोल रहा है जो मैंने आपको बताई कि अगर परसेंटेज दे रखी है तो उसको आप ग्राम में मान सकते हो इस तरीके से। ठीक है सर, ग्राम में मान लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो 4.07 ग्राम हो गया, कार्बन 24.27 ग्राम हो गया, और हमारा क्लोरीन 71.65 ग्राम हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद करेंगे नम कन्वर्ट इनटू नंबर, क्या है, नंबर मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। यानी कि अब क्या कह रहा है, इसका मास दे रखा है, अब इसको मोल में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि गिवन मास अगर दे रखा हो तो उसको मोल में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दोगे। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मोल का फार्मूला होता है। मोल का क्या फार्मूला होता है याद रखना, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है कि कोई भी गिवन मास है, गिवन मास उसको डिवाइड कर दो किससे, मोलर मास से।
अब ये मोलर मास आपका एटॉमिक हो सकता है, एटॉमिक मास भी लिख सकते हो यहाँ पे, और मोलेक्यूलर मास भी लिख सकते हो। नहीं समझ आई बात, देखो ध्यान से। हाइड्रोजन का गिवन मास हमारा 4.07 ग्राम है। हाँ जी सर, हमें अभी ये दे रखा है, हमने निकाला कि 4% से 4 ग्राम बना दिया। ठीक है, गिवन मास ऊपर लिखा। और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और मोलर मास कितना होता है? 1 ग्राम। ये 0.88 बोलने की जरूरत नहीं, इट्स ओके। तो यानी कि मैं 1 ग्राम से इसको डिवाइड कर सकता हूँ। इसी तरीके से कार्बन के साथ करेंगे। गिवन मास 24 है, डिवाइड हमने इसको मोलर मास से किया 12। इसका कार्बन का एटॉमिक मास 12 एमयू होता है, 12 एमयू होता है। बट कार्बन का मोलर मास 12.01 ग्राम होता है, या 12 ग्राम भी आप बोल सकते हो। इसी तरीके से क्लोरीन का 35.5 ग्राम होता है। तो गिवन मास दे रखे थे, हमने गिवन मास को मोलर मास से सभी के डिवाइड कर दिया। हाइड्रोजन के हाइड्रोजन से, क्लोरीन कार्बन के कार्बन से, और क्लोरीन के क्लोरीन से। जब इसको डिवाइड करोगे अप्रॉक्सीमेशन में, इधर 4 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 2 आएगा। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है कि इनमें से कोई सिंपलेस्ट नंबर है, इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसको सबसे डिवाइड कर दो। तो ये सबसे छोटा दिख रहा है, ये भी सेम है, तो इससे मैं सबको डिवाइड कर दूंगा। तो आप यही चीज़, सेम चीज़ देखोगे। डिवाइड द मोल वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। यानी कि ये कह रहा है इनमें से जितनी भी वैल्यू जो सबसे छोटी है उसको सबसे डिवाइड कर दोगे, तो 2.021 हमारे को सबसे स्मॉलेस्ट दिख रहा है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे को क्या रेशो आएगी? 211। क्या हमारे को रेशो मिलेगी? 211, यानी कि हाइड्रोजन 1%, क्लोरीन कार्बन जो हमारा है, हाइड्रोजन 2 आ गया, कार्बन हमारा 1 आया, क्लोरीन 1 आया। ठीक है, अब देखो इस रेशो को क्या करेंगे। इन दिस केस रेशो आर नॉट होल नंबर्स, देन दे मे बी कन्वर्टेड इनटू होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग बाय सुटेबल कोफिशिएंट। अगर ये कह रहा है कि अगर आपने इनको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया और आपका होल नंबर नहीं आया, तो आपने कुछ ऐसा जुगाड़ करना है मल्टीप्लाई डिवाइड करके कि वो होल नंबर आ जाए। जब क्वेश्चन करवाऊंगा हर एक चीज़ समझ आएगी, अभी चुपचाप सुनते रहो, तुम्हें हर एक चीज़ समझ आने वाली है। उसके बाद क्या करना है, आपने इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है, क्योंकि कार्बन का 1 आया था हमारा, हाइड्रोजन का 2 आया, क्लोरीन का 1। हमेशा याद रखिए, अगर क्वेश्चन आया और कार्बन हाइड्रोजन इंक्लूडेड है, और साथ में कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है, तो हमेशा कार्बन पहले रहेगा, हाइड्रोजन उसके बाद क्लोरीन। ठीक है, तो कार्बन का रेशो 1 आया था हमारा, ये देखो 1 आया है। हाइड्रोजन के लिए 2 आया था तो 2 लिख दिया मैंने, और क्लोरीन का 1 आया था 1 लिख दिया। ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला बन गया। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला में। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए हमारे को एक क्या है, राइटिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक फार्मूला बताता हूँ कि हमेशा एक एन, ये एन की वै ये जो हमारा फार्मूला लिख रखा है, ये एन का फार्मूला है। अगर ये एन मैं निकाल दूंगा, ये एन निकाल दूंगा और एम्पेरिकल फार्मूला में ले जाकर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। कैसे? मोलर मास जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा था, ये देखो मोलर मास हमें दे रखा हुआ है, ये देखिए मोलर मास हमें दे रखा है, ये 98.96। इसको ऊपर लिखूंगा। और एम्पेरिकल मास हम निकालेंगे कैसे? जो हमारा ये आया है, क्या कहते हैं, CH2Cl, इसका मास आप निकाल सकते हो। इसका मास निकालोगे तो 49.48 ग्राम आएगा। मोलर मास और एम्पेरिकल मास को डिवाइड करोगे तो एक वैल्यू आएगी, एक नंबर आएगा, जिस नंबर को हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो कार्बन के साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो कार्बन 2 हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। और ये यानी कि ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, और ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब जिन बच्चों को यहाँ तक नहीं समझ आया वो क्या करें, अब देखो ट्रिक बता रहा हूँ, उससे तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा। फिर दोबारा से इस वीडियो को देखोगे तो हर एक चीज़ समझ आएगा। यहाँ पे कह क्या रहा है, ध्यान से समझो कि परसेंटेज दे रखी है एलिमेंट्स की, और उस एलिमेंट्स को मिला के जो कंपाउंड बन रहा है उसका मोलर मास दे रखा है। और कह रहा है कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। अब सर कैसे निकालें? अभी तक आपने जो बताया ना, थोड़ा थोड़ा घुसा है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में नहीं घुसा, क्या करें? अब देखो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो फॉलो करोगे, सब कुछ अच्छे से तुम्हारा सॉल्व होगा। अब देखो क्या करना है, तुम्हें बोल रखा है जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमारा 4% है, मैं अप्रॉक्स लेके चलूँगा, 4% है। हमारा जो कार्बन है वो 24% है। अप्रॉक्स इसलिए ले रहा हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन अच्छे से हो जाए। और ये हमारा जो हाइड्रोजन है, सॉरी क्लोरीन, क्लोरीन हमारा कितना है? 71% है। ठीक है, और हमारा मोलर मास कितना दे रखा है? मोलर मास हमारा दे रखा है 98.96 ग्राम। यही सारी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है जी, यही सारी चीज़ें दे रखी हैं। एक काम करते हैं, ये जो हमारे पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ थे उसको लिख लेंगे तो ठीक रहेगा, ताकि आपको कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। 4.07%, ये हमारा 24
74.27% और ये हमारा क्या था 71.65%। इसलिए मैंने किया ताकि कुछ बच्चों कहते हैं कि सर नहीं उसी वैल्यू से करके दिखाओ, चलिए ये लिख दिया हमने। ये चीज़ें आपको गिवन होगी और बोलेगा एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। पहला स्टेप क्या करोगे आप, एक डब्बा बनाओगे, डब्बा 1 2 बस, और इस तरीके से छोटा सा डब्बा कहीं रफ में बना लोगे। यहाँ पे लिखोगे आप एलिमेंट, एलिमेंट, स्पेलिंग पे नहीं जाना, फीलिंग पे ध्यान दो, ठीक है। एलिमेंट, एलिमेंट कौन से हैं हमारे, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, यही बताया, हाँ जी यही बताया। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी दे दे, परसेंटेज दे दे, यहाँ पे देखो परसेंटेज दे दे या मोलर कुछ भी दे दे, मतलब आपको मेरी बात ध्यान से समझना, वो का परसेंटेज कंपोजिशन दे दिया, परसेंट मास रेशो दे दिए, मास परसेंटेज दे दिया, कुछ भी दे दिया, उसको आपने डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास करना है। ध्यान से देखो, यानी कि कुछ भी दे दिया, आपने उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। ठीक है सर, समझ आ रहा है। यानी कि कार्बन का कुछ भी दे रखा है, कार्बन का कुछ भी क्या है 24.27, मैं लिख लूँगा 24.27, और इसको किससे डिवाइड करना है, ये कार्बन के एटॉमिक मास से 12, 12.088 0011 होता है, वो नहीं लूँगा मैं, अप्रॉक्स में चल रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी दे रखा हो एटॉमिक मास से डिवाइड कर रहा हूँ। अच्छा अब आगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 4.07 दे रखा है, 4.07, इसको डिवाइड करूँगा, इसके एटॉमिक मास यानी कि 1 होता है, इसके बीच में दूरियाँ बढ़ा दें वरना एक दूसरे में मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ भी दे रखा हो उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। इसी तरीके से क्लोरीन का 71.65 दे रखा है, क्लोरीन का जो हमारा मास होता है 35.35 होता है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया 35.35। जब इसको डिवाइड करोगे तो लगभग ये 2 से चला जाएगा, देखने पे दिख रहा है ना, 12 दूनी 24, और ये हमारा 4 पे चला गया, देखो, अरे भाई 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4 ही आएगा ना, और ये भी लगभग 2 पे चला गया। मेरी बात समझ आई, हाँ जी सर समझ आ गई। जब ये आ जाए तो इनको क्या करना है आपने, इनको इनमें से डिवाइड डिवाइड ऑल बाय स्मॉल नंबर, यानी कि जो भी कुछ आया उसको डिवाइड कर देना है सबसे स्मॉल नंबर से। मुझे 2 दिख रहा है तो सबको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये हमारी रेशो आ गई। तो कार्बन के लिए क्या आया 1, हाइड्रोजन के लिए आया 2, क्लोरीन क्या आया 1। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। यानी कि ये जो आया है हमारा, पहले हमारा निकल गया एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। हाँ जी, एम्पेरिकल फार्मूला निकालने आ गया सर, कि कोई भी एलिमेंट दे रखा होगा, उसको कुछ भी दे रखा होगा, मैं एटॉमिक मास से डिवाइड कर दूंगा, और हमारा ऐसे कुछ वैल्यूज़ आएंगी, और उन वैल्यूज़ में से जो सबसे छोटी होगी उससे मैं डिवाइड या सॉरी, उससे सबसे जो छोटी वैल्यू होगी उससे मैं डिवाइड कर दूंगा। और हमेशा नहीं है कि आप डिवाइड करना पड़ेगा, कई बार क्या होगा कि इन वैल्यूज़ को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम पहला स्टेप ये करने के बाद आप यहाँ पे आए तो 2 4 2 आया। अब आपने क्या करना है, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू वैल्यू को सबसे डिवाइड कर देना है। सबसे डिवाइड करने के बाद कुछ वैल्यूज़ आई, अगर ये वैल्यूज़ होल नंबर में हुई तब तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, पर समझ लो पॉइंटों में आया तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करोगी ताकि वो होल नंबर में आ जाए। अभी एक एग्जांपल करवाऊँगा तो तुम्हें समझ आएगा, ठीक है। अभी ये समझो कि कुछ भी दिया हो, एलिमेंट की परसेंटेज, मास परसेंटेज कुछ भी, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया, जो आया उसके सबसे छोटे वैल्यू से सबको डिवाइड किया और होल नंबर रेशो में निकाल दिया। ये होल नंबर रेशो इसके अंदर पुट किया तो ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। एम्पेरिकल फार्मूला आने के बाद हमने क्या करना है, इसका मास निकाल लेना है। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 है तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएगा, और क्लोरीन का 35.5। इसको प्लस करोगे तो प्लस करने के बाद हमारा कितना आ रहा था 49.48, यानी कि ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा 49.48 ग्राम। ये हो गया हमारा एम्पेरिकल मास, ये क्या हो गया हमारा एम्पेरिकल मास। अब सर मैंने एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लिया जैसे आपने बताया, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे इसको बनाएंगे, तो सिंपल सा तरीका है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए, एन की वैल्यू निकालो और इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब एन कैसे निकालेंगे, तो आपने मोलर मास को डिवाइड कर देना है एम्पेरिकल फार्मूला मास से। ये एम्पेरिकल फार्मूला मास अभी निकाला, तो इसको लिख लेता हूँ 49.48 ग्राम। और क्वेश्चन में दे रखा है मोलर मास कितना दे रखा था हमारा 98.96, तो 98.96 को ग्राम को एक दूसरे के साथ डिवाइड करूँगा, ये टोटल 2 पे चला जाएगा। अब देखिए एन की वैल्यू 2 आ गई, ये एन 2 की वैल्यू एम्पेरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि CH2Cl मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये क्या बनेगा
H4Cl। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपने एम्पेरिकल फार्मूला भी निकाल दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल दिया। समझ आई मेरी बात? हाँ जी सर, समझ आ गई। अब बढ़ते हैं एक बढ़िया से एग्जांपल पे। दोबारा से ये करवाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं, तुम्हें चीज़ें समझ आनी चाहिए। अब दोबारा से एक और क्वेश्चन कराऊंगा ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएं क्रिस्टल क्लियर। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि आप एम्पेरिकल फार्मूला निकालो। तो सर कहो, आप कहोगे कि सर एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकालना क्या? चलो मैं लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालो। बात मेरी ध्यान से समझना। ये है FeO और ये इसकी परसेंटेज, ये इसकी परसेंटेज दे रखी है। हम अपना टेबल बनाएंगे। कौन सा टेबल है जी? एलिमेंट। एलिमेंट अब लिखने की जरूरत नहीं, एलिमेंट सीधा लिख देता हूँ, Fe और O। चलो लिख देते हैं एलिमेंट। चलिए एलिमेंट लिख दिया। ये एलिमेंट दे रखे हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन या परसेंटेज बाय मास जो भी दे रखा है लिख लेंगे। 69 है जी, 69.6। और इसका क्या है? 30.1%। बात समझ आई? हाँ जी सर, समझ आ रही है। अब आप क्या करोगे? आप करोगे, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कुछ भी आए डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है सर। इसका Fe का कितना होता है? Fe का होता है हमारा 56। तो इसका होता है कितना? इसका होता है हमारा 16। कितना होता है? 16। ठीक है जी। ये आपने लिख लेना है। उसके बाद सर क्या करना है? उसके बाद इसको डिवाइड कर दो। तो ये जब आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे जो हमारा आ रहा है, वैल्यू आ रही है, वो आएगी 1.24 और इसके लिए आएगा 1.88। अब मैंने क्या बोला? जो छोटी वैल्यू है उससे दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है। तो ये छोटी दिख रही है, इसको इसी से डिवाइड कर दिया और इसको 1.24 से डिवाइड किया। इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और इसको डिवाइड करके 1.5 आएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। जब भी कोई आप क्वेश्चन कर रहे हो, पहला काम है कि जो भी परसेंटेज दे रखा है उसको लिखो, कुछ भी दे रखा है वो लिखो और एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। मैंने वैसा ही किया और हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं। उन कुछ वैल्यूज़ में से जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको सबसे डिवाइड कर दो। मुझे 1.24 दिख रही थी सबसे छोटी, सबको डिवाइड किया तो 1 आया और 1.5 आया। सर यहाँ पे तो पॉइंट वाली वैल्यू आ गई, अब क्या करें? तो आपने यहाँ पे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब सबसे छोटी वाली वैल्यू से सबको डिवाइड कर दोगे, उसके बाद जो नंबर आएगा, अगर वो होल नंबर है फिर तो ठीक है। अगर वो पॉइंटों में है तो कोई ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करो कि वो पॉइंटों से किस में कन्वर्ट हो जाए? होल नंबर में। तो मेरे को एक आइडिया आ रहा है। मैंने कहा अगर 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूँ और 1.2 के साथ भी, सॉरी 1.5 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे तो आ जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे कितना बन जाएगा? 3। हाँ, ये बात ठीक है। अब ये 2 और 3 को हम, मैंने क्या बोला था, आप पुट कर दीजिए। 2 किसके लिए आया? Fe के लिए। तो Fe हमारा 2 आ गया और O कितना आया? 3। Fe2O3। तो ये आ गया हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा सर, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है, यानी कि वो इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। देखो 2:3 को और आप फर्दर कट नहीं कर सकते। तो यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला है और यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हों। अगर अभी भी आपको चाहिए कि नहीं सर अभी ना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं आपको एक डेडिकेटेड सेशन पूरे फर्स्ट चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूँगा फॉर योर एग्ज़ाम्स, स्कूल एग्ज़ाम्स और फॉर योर, अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो और रिवीजन कर रहे हो 11th की, उसके लिए भी। यानी कि आपके स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूँगा। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है। डिटेल में एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन को बताया है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर से फीडबैक देना। और अगली वीडियो में मिलते हैं स्टोइकियोमेट्री के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी ख्याल रखो और ज़रूर से प्रिकॉशंस को लो, क्योंकि अभी कह रहे हैं लोग कि भाई क्राउडेड एरिया को अवॉइड करिए, क्योंकि अभी नया सा कुछ वेव आ रहा है, फलाना-ढिमकाना आ रहा है। मतलब कोई नया कोरोना टाइप का आ रहा है, तो प्लीज़ अपने आप को सिक्योर रखिए। और ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके स्कूल बंद होंगे, कुछ बच्चे खुश हो रहेंगे कि सर मज़ा आ रहा है, स्कूल बंद हुआ है, नहीं होगा। टेंशन मत लो और ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। तो अपना ख़्याल रखो, मम्मी-पापा का ख़्याल रखो और अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। टाटा, बाय-बाय। अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है स्टोइकियोमेट्री, जेठालाल के स्टाइल में। आइयो रामा, बाय-बाय। सॉरी, ये तो अय्यर का हो गया।